हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि आगे चल के एक ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर रहा है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ये कितना बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है। और लोगों को शायद बाकी ये चीज़ें जो हैं कि भाई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या काफ़ी ऐसे मसाइल हैं जो कि दुनिया में जिनको तो फिर भी बंदा हैंडल कर सकता है। चलो खाना कम खाना शुरू कर देगा, कुछ खर्चे अपने कम कर देगा, लेकिन अगर कोई डिज़ीज़ लगती है, उसका इलाज नहीं हुआ, तो वो आपके सामने पेशेंट आपका अपना होगा और तड़पते हुए आप देखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका इलाज ही नहीं है। हालांकि दुनिया में ऐसी डिजीज़ हैं जैसे कैंसर है और ये इस टाइप के काफ़ी ऐसी डिजीज़ हैं, जैसे हेपाटाइटिस बी सी का किसी दौर में जो न कोई नहीं इलाज होता था, अब उसकी जो है आप जो है इंटरफेरॉन थेरेपी या पर अब तो ओरल में सारी चीज़ें आ गई हैं और वो बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन अब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम बैक्टीरिया हैं, वो भी जब आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे वो ठीक नहीं कर पाओगे और डॉक्टर आपके सामने बोलेगा भाई इसका इलाज है नहीं, तो उस टाइम जो हालत होगी, जो ये वक्त आएगा, ये ख़तरनाक चीज़ है, वो हमारी वजह से हो रहा है, उसके काज हम खुद हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मिस यूज़ जो एंटीबायोटिक का हो रहा है या एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, दुनिया में 4 किस्म के इन्फेक्शन होते हैं पूरे वर्ल्ड में। पहला होता है वायरल इन्फेक्शन, दूसरा बैक्टीरियल होता है, तीसरा पैरासाइटल होता है, चौथा फंगल होता है। अब वायरल इन्फेक्शन दो ऐसे होते हैं कुछ जिनका कोई मुद्दत होती है, 3 दिन का पीरियड होता है, 1 हफ्ते का पीरियड होता है, कुछ ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे वायरल होते हैं जैसे HIV है जो लॉन्ग टर्म चलते हैं लेकिन उसका इलाज ही नहीं है। कुछ हेपाटाइटिस बी सी या कुछ हेपाटाइटिस ए, इसी टाइप के जो वायरस हैं, वो वायरल इन्फेक्शन ऐसे हैं कि आपके बॉडी में अंदर में नुकसान करते हैं, उनके लिए भी एंटीवायरल वगैरह आ गए, यानी उसके लिए एंटीवायरल दी जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं नज़ला ज़ुकाम फ्लू वगैरह जो है, ये वो वायरस हैं जो वैसे वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं। या अक्यूट हेपाटाइटिस जो वायरल हेपाटाइटिस होता है, वो भी कुछ चंद दिनों के पीरियड के बाद ठीक हो जाता है। लोग झड़वाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि भाई उससे ठीक हुआ, हालांकि उनका 1 हफ्ते का या 10 दिन का पीरियड होता है। वायरल पीरियड ख़त्म हो जाता है, बंदा खुद ठीक होने लगता है, फिर वो सारा क्रेडिट जो है वो आपका वो पीर साहब जो है झाड़ फूक वाला वो ले जाता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह। तो वायरल इन्फेक्शन में अगर कोई ऐसा आगे चल के होता है तो एंटीवायरल है, जैसे जोविरक्स वगैरह दी जाती है। अगर पैरासाइटल इन्फेक्शन है जिसमें हम बाकी काफ़ी है लेकिन हम आ जाते हैं मलेरिया पे, ये एक पैरासाइटल इन्फेक्शन है जिसके एंटी मलेरिया हम देते हैं। उसके बाद आता है फंगल इन्फेक्शन, जिसमें जो है एंटी फंगल यानी फ्लूकनाजोल है, टर्बीड्रम है, इसी टाइप की मेडिसिन इस्तेमाल होती है। लेकिन जो दुनिया में ख़तरनाक चीज़ है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर इन्फेक्शन है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। तो इसके लिए यह है कि दुनिया में इजिप्ट है, यूनान है, इन ममालिक में पिछले 2000 साल से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हुआ है इन बैक्टीरिया को, जो कि एक टैबलेट फॉर्म या मेडिसिन के फॉर्म में नहीं है, लेकिन जड़ी बूटी, केमिकल्स या इस तरीके से चीज़ों से इनका इस्तेमाल हुआ। और आगे चल के तकरीबन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में जो है पेनिसिलिन ईजाद की, जो एक बेहतरीन एंटीबायोटिक थी अपने वक्त की, और फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हुआ। और पूरी दुनिया में 1930 से लेकर 1940 के दौरान तकरीबन पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होने लग गया और बैक्टीरिया इस पे कंट्रोल रहे। आस्ता आस्ता फर्स्ट जनरेशन ने काम करना छोड़ दिया, सेकंड जनरेशन आ गया, फिर थर्ड जनरेशन आ गया, फिर फोर्थ जनरेशन आ गया। बैक्टीरिया वही हैं, कुछ चेंज हुए होंगे लेकिन बैक्टीरिया वही है। लेकिन क्या हुआ है कि उनका इस्तेमाल इतना इस तरीके से हुआ कि वो बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो गए उनके। उन्होंने उस जो ट्रीटमेंट है या उस मेडिसिन को असर उसका लेना छोड़ दिया, उस पर उनका जो है ना मरना या उसी के ऊपर उसके डिस्ट्रक्शन जो है उसको ख़त्म होना जो है वो मुश्किल हो गया, क्योंकि वो बैक्टीरिया ने अपनी पावर बढ़ा दी। और वो आस्ता आस्ता ये चीज़ हुई कि दुनिया के 4 जनरेशन एंटीबायोटिक के जो है, 4th जनरेशन भी अब काम करने नहीं लगा, अब 5th जनरेशन आ गया है, जो पे तकरीबन अभी इस टाइम जो है 5th जनरेशन का, अभी पाकिस्तान में मरसा बहुत आम हो गया है। अभी
मरसा के लिए अभी सिर्फ कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है। ये 5th जनरेशन जो है, जिसको टेफ्लोरो का एक ब्रांड है जो पे मरसा पे इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये तो बड़ी चीज़ों में आते हैं। बाकी एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमारे लोगों को, तकरीबन आम पब्लिक के लिए ये बात कर रहा हूँ मैं, कि पब्लिक को सब पता है, क्योंकि उन्होंने जाके मेडिकल स्टोर से ले लेना है और ट्रीटमेंट अपनी खुद शुरू कर देते हैं। बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। अब इसके बारे में पहले तो एंटीबायोटिक के बारे में बता दूं कि हमारे जो है पहले सेप्ट्रॉन से शुरू हुआ, फिर एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन यानी पेनिसिलिन ग्रुप, उसके बाद आगमेंटन, सिप्रो, ऑफ्लॉक्सिन यानी टेरिविड, एजिथ्रो, उसके बाद वेलोसेफ है, सेफेक्सिम है या सेफ्सपान है, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लैरिटेक, मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक जो ओरल फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बाद इंजेक्टेबल में आते हैं, क्योंकि जब आप टैबलेट फॉर्म पे ठीक नहीं होते तो फिर इंजेक्शन पे आते हैं, जीपी के पास जाते हैं तो वो इंजेक्शन पे शुरू करा देता है। तो ये ऐसी चीज़ है कि दुनिया में इसी तरीके से इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स का नहीं है जिस तरीके से हमारे मुल्क में हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, एक किस्म का डिज़ास्टर आने वाला है। क्यों कि जब हर किसी, मतलब जहां आपको एंटीबायोटिक की नीड ही नहीं है, जैसे मिसाल तो एक पेशेंट को अगर खांसी हो रही है तो भी एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देता है, नज़ला हो गया एंटीबायोटिक ले लिया, सर दर्द हो रहा है एंटीबायोटिक ले लिया, नाखून ख़राब है एंटीबायोटिक ले लिया, दांत में तकलीफ है एंटीबायोटिक ले लिया। मतलब हर चीज़ में एंटीबायोटिक का आम इस्तेमाल है। मेडिकल स्टोर से लिया और आपने खा लिया, आपके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो उनके रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। आगे चल के वो हालात होंगे, कोई बैक्टीरिया जो है इसी पे ट्रीटमेंट पे कंट्रोल ही नहीं होगा। जैसे किसी दौर में टाइफाइड जो है उस पे हम पेनिसिलिन ग्रुप दे देते थे, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन से पेशेंट ठीक हो जाता था। फिर आगे चल के जो इनको जो है सिप्रोक्सन पे रखना शुरू पड़ गया, उसके बाद ऑफ्लॉक्सिन या ऑफ्लोबिड पे, टेरिविड ग्रुप टेरिविड पे, उसके बाद आगे चल के ये जो है ना सेफ्सपान पे रखना शुरू कर दिया तो सेफ्सपान पे कंट्रोल होने लगा। अब इनका सारी चीज़ों का इतना बुरे तरीके से इस्तेमाल हुआ कि अब एक जो टाइफाइड फीवर यानी जिसको हम आंत का बुखार या सिंधी में मुद्दे जो बुखार कहते हैं, वो भी इन सारे एंटीबायोटिक जो हैं इन पे काम नहीं कर रहे हैं इस पे, और इनसे ठीक नहीं हो रहा है। इस टाइम एक यूरिनरी इन्फेक्शन जो है उसकी भी आप अगर कल्चर करवाते हो, यूटीआई जो है, तो उसमें बैक्टीरिया वो आ रहा है, हर चीज़ से रेजिस्टेंट है, और सिर्फ उस पे जो है ना इंजेक्टेबल में कोई 1-2 ग्रुप काम कर रहे हैं। और टाइफाइड की भी ये हालत है कि टाइफाइड में इस टाइम कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, एजोटिक काम कर रहा था रिसेंट, उसका भी इतना बेदरगे इस्तेमाल। इससे पहले सेफ्सपान या सेफेक्सिम ग्रुप था, उसका भी इतना बेदरगे इस्तेमाल हुआ कि अब वो एंटीबायोटिक कोई काम नहीं कर रहा है। एक टाइफाइड या आंत के बुखार के लिए आपको जो है मेरोनियम या टाइनियम देना पड़ रहा है। आप अगर उसका कल्चर करवाते हो तो ये 2 एंटीबायोटिक काम कर रहे हैं, जबकि मेरोनियम जो है वो 3,2500 से लेके 3,000 तक का 1 ग्राम का है, और दिन में 3 टाइम लगना है। 9,000 या 10,000 के एक दिन के इंजेक्शन एक टाइफाइड के पेशेंट को लगाएं, अगर वो 15 दिन का कोर्स है या 10 दिन का है तो कहाँ से अफोर्ड होगा। यानी अफोर्डेबिलिटी अपनी जगह, लेकिन इनका इस्तेमाल मिसयूज की वजह से ये हालत हो गई है कि अब जो है एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह जो है हमारे लोग हैं जो उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। एक बार गए डॉक्टर के पास, उसको फीवर हो रहा था, उसने आगमेंटन पे रख दिया या सुप्रो पे रख दिया, पेशेंट ठीक हो गया। दोबारा उसको जब फीवर हुआ 6 महीने 1 साल के बाद, उसने उठा के जो ना बोला डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, सीधा मेडिकल स्टोर पे गया कि वो वाली दवाई दे दो जो पहले आपने सुप्रो दी थी, उससे मैं ठीक हो गया था, वो ही खाना शुरू कर दिया। अब ये नहीं पता कि पहले आपको चेस्ट इन्फेक्शन था या आपको पहले क्या मसला था, थ्रोट इन्फेक्शन था या आपको क्या था, अभी आपको क्या है, आप उसी पे एंटीबायोटिक खुद यूज़ कर रहे हो। ये अपने आप के साथ हम जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, ये तो पब्लिक की बात है कि आम आवाम को नहीं पता, वो तो ठीक है ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जीपीज़ काफ़ी ऐसे हैं, उनको चाहिए कि आप आवाम के लिए सोचें
क्योंकि आपको अवेयरनेस है, वो तो गरीब बंदा जो है, एक आवाम है, उसको तो पता ही नहीं है इस चीज़ का, लेकिन आपको तो पता है। आप एक इंजेक्शन जो है सेफ्ट्राइजोन 500 mg लगा के एक एडल्ट को फर्स्ट डोज स्टेट लगा के उसके बाद फिर उसको जो है ना किसी एंटीबायोटिक पे रवाना कर देते हैं। तो आपने जो एक या स्टेट इंजेक्शन 1 ग्राम दे दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं देना और पेनाडोल पे रख दिया, तो वो जो आपने एक डोज दिया तो उसके अंदर बैक्टीरिया को क्या मिला, वो तो उसका रेजिस्टेंट होना ही है उसने, और उसके बाद आगे चल के उसी एंटीबायोटिक ने काम ही नहीं करना। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इस पे आवाम को, हमारे पढ़े लिखे तबके को सबसे ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दो। आपको नज़ला ज़ुकाम है, टैबलेट फॉर्म पे आ जाओ, पेनाडोल वगैरह पे एंटी एलर्जी ले लो। जब बहुत ज़्यादा होता है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, और वो एंटीबायोटिक की नीड होगी या कल्चर करवा के करता है या ऐसे, तो फिर वो ट्रीटमेंट शुरू होगी। मतलब फिजूल में जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये तो वो वाली बात है कि एक मच्छर को अगर तोब से उसका शिकार किया जाए, जैसे एक पेशेंट के ऊपर मच्छर बैठे, उसको हमने अगर उसके ऊपर मच्छर को मारने के लिए हम बंदूक का इस्तेमाल करें, तोप का इस्तेमाल करें, तो मच्छर तो मरेगा, लेकिन उसके साथ साथ जिसके ऊपर बैठा हुआ वो भी मरेगा। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आजकल इस तरीके से हमारे माशरे में हो रहा है कि समझो कि एक मच्छर को तोप से मारने का काम हो रहा है। दुनिया में डेडिएस्ट इन्फेक्शन जिसको कहा जाता है, ये खतरनाक, जो दुनिया में डेथ का शिकार है, काज बने हुए जो इन्फेक्शन, उसमें 3 इन्फेक्शन ज़्यादातर हैं। पहले नंबर पे उसमें ट्यूबरक्लोसिस आता है, दूसरे नंबर पे मलेरिया आता है, और तीसरे नंबर पे HIV यानी एड्स आता है। तो लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। हमारे माशरे में अब मलेरिया के पेशेंट जो है, मलेरिया की ट्रीटमेंट भी हमारे कुछ जीपीज भी ऐसे दे रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो दे रहे हैं कि विदाउट किसी टेस्ट कराए हुए मलेरिया के पेशेंट को भी एंटीबायोटिक पे रखा जा रहा है। जबकि उसको MP पॉजिटिव है, उसका वायवैक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको एंटी मलेरिया देनी चाहिए, या उनका टेस्ट करवा लेना चाहिए, या तो उनकी हिस्ट्री से अंदाजा लगा के भले चलो दे ही दो, लेकिन आप उसमें एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? और एंटीबायोटिक का इतना मिसयूज़ नहीं करें। यह जो भी समझते हैं इस चीज़ को, जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, उनको इस चीज़ पे अवेयर होना चाहिए, और एक किस्म की जो है ना लोगों में भी अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि एंटीबायोटिक का मिसयूज़ नहीं करें। अभी रिसेंट कुछ ऐसे पेशेंट हमारे सामने जिनका डेथ हो गया। एक बच्चा था हमारे पास NICU में, जिसको मेरोनियम पे रखा गया, लेकिन वो भी रेजिस्टेंट। आप अंदाज़ा लगाएं, जब कोई इंजेक्शन काम ही नहीं करेगा तो उसकी डेथ हो गई। इसी तरीके से आगे चल के यही होगा कि बड़ों में या बुज़ुर्गों में जब हम टेंजो है, टाइनियम है, मेरोनियम, इसका इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, सुल्जोन वगैरह का, तो आगे चल के जब ये चीज़ें काम करना छोड़ देंगी तो उनको हम कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? उसके बाद तो हम हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, भाई इसकी कोई दवाई नहीं है। जैसे कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसकी कुछ न कुछ हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें तो फिर हम बोल देंगे भाई ये बैक्टीरिया आ गया है, लेकिन हमारे पास इसका इलाज है नहीं। कल्चर में ये बैक्टीरिया आ गया, लेकिन इसके पास, हमारे पास ट्रीटमेंट इसकी नहीं है। तो दुनिया में ऐसे नहीं होता। जिस तरीके से हमारे यहाँ हो रहा है, वहाँ फर्स्ट जनरेशन से एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगर उससे ठीक नहीं होता या कल्चर कराया जाता है तो उसी पे ट्रीट किया जाता है कि जो कल्चर में आता है। यहाँ तो फर्स्ट जनरेशन नहीं है, डायरेक्ट थर्ड और फोर्थ जनरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और आगे चल के ये होगा कि फिर वो उसको कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती, और लोग जो है बुरे तरीके से बीमारियों का शिकार रहेंगे। और ये छोटे मोटे इन्फेक्शंस, छोटे मोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो भी ठीक नहीं होंगे। तो इसके लिए ये मेरी आज वीडियो जो है कुछ लोगों को शायद बुरी भी लगे, लेकिन इसके बारे में ये जो मैंने बोला है ये पूरी दुनिया बता रही है। ये हमारे जो काफ़ी अच्छे लोग जो हैं, डॉक्टर, समझदार लोग हैं, जो सब ये चीज़ बता रहे हैं कि आगे चल के हम लोग अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, कि आगे चल के UTI को भी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे, टाइफाइड को भी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे, या कोई और ऐसा इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल आ गया, कोई चेस्ट वगैरह का, तो उसको जो है हम उसको भी ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक तो होगा नहीं, क्या देंगे। इसके लिए कोशिश की जाए एंटीबायोटिक्स लेने से बचें। जहाँ नीड है
तो फिर लिया जाता है। वो भी कोशिश करो कि कल्चर करवा लो। अगर नहीं भी करवाते तो किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाओ जो उस चीज़ के जहाँ नीड है वो एंटीबायोटिक दे, अगर नहीं है तो नहीं लो। नाज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, हेडेक और छोटी छोटी चीज़ों में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके अपने और अपने माशरे को बीमार नहीं करें। तो आगे चल के शायद वो वक्त आएगा कि हम इन चीज़ों से, बाकी चीज़ों से लड़ने के बजाय इसी के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो ये इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। बार बार ये कह रहा हूँ कि इसके बारे में अवेयर होना चाहिए और आगे चल के हमें अपनों को बचाना है।